हेलो गाइस। आज हमारी एलओसी सीरीज में ये हमारी थर्ड कॉपी है। इसको हम देखेंगे कि स्टूडेंट ने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है और क्या आप इस कॉपी से सीख सकते हैं। तो क्वेश्चन को देखिए, अकाउंट फॉर द लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स फॉर द रिड्यूस यूज़ ऑफ आर्टिकल 356 बाय द इंडियन गवर्नमेंट सिंस 1990। क्वेश्चन बोल रहा है कि वो लीगल फैक्टर्स एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स बताइए जिसके वजह से आर्टिकल 356 जो है उसका यूज़ कम हो गया है सिंस 1990 से। ठीक है, अब इस बच्चे का हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंडिया इज़ अ फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, गवर्नर इज़ अ लिंचपिन ऑफ फेडरलिज्म। ये फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, लिंचपिन गवर्नर इज़ अ लिंचपिन की बात कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन गवर्नर पे नहीं है। क्वेश्चन किस चीज़ पे है? आर्टिकल 356 दैट इज़ प्रेसिडेंशियल रूल के ऊपर है, गवर्नर्स रूल के ऊपर है। तो इस इंट्रोडक्शन में गवर्नर्स रूल की बात होनी चाहिए थी डायरेक्ट। ठीक है, ये जो इंट्रोडक्शन है ये पेरिफेरल पे है, और बल्कि जो कोर डिमांड है वो क्या है? वो है गवर्नर्स रूल या प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमारा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन उन्हीं चीज़ पे होना चाहिए जो कि हमारे क्वेश्चन की मेन डिमांड है यहाँ पे। फिर उन्होंने लिखा है इंक्रीज यूज़ ऑफ आर्टिकल 356 टिल 1990 तक क्या रीजंस थे जबकि जिनकी वजह से ये आर्टिकल 356 का मिसयूज़ हो रहा था। ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हाउएवर सिंस 1990s यूज़ ऑफ आर्टिकल 356 रिड्यूस्ड। इन्होंने फैक्टर्स देने की कोशिश की है कि किन कारण की वजह से जो हमारा आर्टिकल 356 का यूज़ है वो कम हो गया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड भी यही थी कि लीगल और पॉलिटिकल फैक्टर्स बताइए जिनकी वजह से इसका यूज़ कम हो गया है आर्टिकल 356 का। लेकिन इन्होंने आंसर को क्या किया है, अगर आप देखेंगे डायरेक्टली पॉइंट लिखना शुरू कर दिए हैं। इसमें अच्छी स्ट्रेटजी ये है कि आपकी जो इसमें दो सब हेडिंग्स होनी चाहिए वो होनी चाहिए, एक कि लीगल फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूस यूज़, सेकंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, और उसके अंडर जो भी आपके फैक्टर्स हैं इन दोनों के अंडर लिखिए आप, रेदर देन कंबाइनिंग बोथ ऑफ देम। फिर यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कोलिजन पॉलिटिक्स वाला। इसके बाद प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म एज प्रेसिडेंट सेंट बैक रिकमेंडेशन। अब ये देखो बेग एग्जांपल है, क्योंकि प्रेसिडेंट का नाम तो आपने दिया ही नहीं कि कौन से प्रेसिडेंट थे जिन्होंने एडवाइस को वापस कर दी थी। तो यहाँ पे एग्जांपल आपका क्लियर होना चाहिए। के आर नारायण वॉज देयर, जब उन्होंने बिहार में जो उस समय राबड़ी देवी जी की सरकार थी उसके अगेंस्ट प्रेसिडेंशियल रूल की रिकमेंडेशन थी, उसको वापस भेज दिया था। ठीक है, तो इस एग्जांपल आपके बहुत ही स्पेसिफिक होने चाहिए। इसके आगे देखते हैं इस कॉपी को। इसके बाद सारे पॉइंट ठीक हैं। अब यहाँ पे लिखा है हाउएवर स्टिल प्रेसिडेंट रूल हैज़ सम इश्यूज़ और मिसयूज़। इसका मिसयूज़ हो रहा है। देखो क्वेश्चन ने ये बात पूछी नहीं है मिसयूज़ हो रहा है, क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि उसका मिसयूज़ कम हो गया है और क्यों कम हो गया उसके रीजंस बताइए। तो जब क्वेश्चन सीधा है तो प्लीज़ दूसरी साइड दिखाने की कोशिश ना करें, लेकिन उन्होंने दिखाया है कि नहीं अभी भी मिसयूज़ हो रहा है, और जब दिखा रहे हो तो उसके पर सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन आपने बताया ही नहीं है, और यहाँ पे कंक्लूजन मिसिंग है। ठीक है, कंक्लूजन लिखना ही लिखना है, क्योंकि कंक्लूजन क्या है? कंप्लीटनेस का एक सेंस देता है, कंप्लीटनेस। तो कंक्लूजन मिस नहीं करना है। तो ये चीज़ आपको समझ, हमने इस वाली कॉपी से क्या सीखा कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन स्पेसिफिकली उसी चीज़ पे होना चाहिए जो कि कोर डिमांड है क्वेश्चन की। ठीक है, और हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको जितनी ज़्यादा आप सब हेडिंग्स में तोड़ सकें उन सब हेडिंग्स में तोड़ लीजिए, लीगल फैक्टर्स पॉलिटिकल फैक्टर्स, क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछा, लीगल फैक्टर्स पॉलिटिकल फैक्टर्स। इस कॉपी का अगला आंसर हम देखते हैं यहाँ पे, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये डिमांड का फर्स्ट पार्ट हो गया। टू व्हाट एक्सटेंट डज इट रिफ्लेक्ट द अकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। देखो यहाँ पर दो चीज़ें इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि पहली डिमांड क्या है? एक्सप्लेन करनी है सिग्निफिकेंस 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की। दूसरा जो पार्ट है डिमांड का वो है टू व्हाट एक्सटेंट 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिफ्लेक्ट्स द अकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म। ठीक है, ये सेकंड पार्ट मैंने लिख लिया। अब इनका फिर से एग्जांपल देखते हैं। देखो फिर से ये वही गलती करेंगे, उन्होंने फेडरलिज्म को डिफाइन कर दिया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में फेडरलिज्म नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो इनको इंट्रोडक्शन शुरू करना चाहिए था 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, और वो किस चीज़ के रिगार्डिंग है। तो उन्होंने फिर से वही गलती कर दी यहाँ पे। फिर उन्होंने लिखा है सिग्निफिकेंस ऑफ 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि डिमांड भी क्वेश्चन की यही है, लेकिन उससे पहले आपको बताना पड़ेगा ना कि 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो है क्या। तो आपको लिखना चाहिए था यहाँ पे
101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस द जीएसटी इन इंडिया, ठीक है। इट इज़ द इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म, ठीक है। ये आपका पहले लिखना चाहिए था, उसके बाद आपको सिग्निफिकेंस वाले पार्ट पे आना चाहिए, तो उन्होंने सिग्निफिकेंस पे लिखनी शुरू करी है यहाँ पे, ये सब ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स द अकोमोडेटिव फेडरलिज्म, इट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ अकोमोडेटिव फेडरलिज्म। फिर उनका देखो यहाँ पे थोड़ी फैक्चुअल मिस्टेक्स उन्होंने की है कि जीएसटी काउंसिल है 60% वोटिंग टू स्टेट, इट्स नॉट 60%, इट्स 2/3 वोटिंग। आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी काउंसिल जो है उसमें 2/3 वोटिंग जो राइट्स हैं वो स्टेट्स के पास हैं और 1/3 जो है वो सेंटर के पास है। और किसी भी डिसीजन को लेने के लिए 3/4 वोट्स का होना जरूरी है, 3/4 वोटिंग मतलब 75%। तो अब इनमें से ना ही स्टेट्स अकेले किसी डिसीजन को ले सकते हैं ना ही सेंटर, क्योंकि स्टेट के पास अप्रॉक्सीमेटली 66% है और सेंटर के पास में 33% के करीब है। तो इनमें से अकेला कोई भी 75% कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, इसलिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फिजिकल फेडरलिज्म का, ठीक है। दोनों को मतलब इक्वल फुटिंग पे रखा गया है यहाँ पे। तो उन्होंने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया रिफ्लेक्ट्स अकोमोडेटिव फेडरलिज्म, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि मेन जो पॉइंट है इसको ये मिस कर रहे हैं। मेन पॉइंट क्या है, बोथ सेंटर एंड स्टेट्स गिव अप सर्टेन टैक्सिंग पावर्स, उन्होंने कुछ टैक्सेशन पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी गिव अप कर दी थी, कुछ स्टेट ने गिव अप कर दी थी, फिर दोनों को कंबाइन करके जीएसटी के अंडर लेके आए हैं, ठीक है। ये पॉइंट वहाँ पे होना चाहिए। दूसरा है कि बोथ केम टुगेदर एज इक्वल पार्टनर्स, तभी तो आप फेडरलिज्म की बात करेंगे, एकोमोडेटिव फेडरलिज्म की बात करेंगे कि कुछ बात सेंटर स्टेट की मान रहा है और कुछ स्टेट ने सेंटर की मानी, तो ये है एकोमोडेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। ये चीज़ होना जरूरी है इस आंसर में। हाउएवर सर्टेन कंसर्न्स आर देयर, उन्होंने कंसर्न्स लिखना शुरू किया और यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट्स वर एट द लॉस, ठीक है। कंटिन्यूस एवेजन ऑफ ई वे रिसीप्ट, देखो ई वे रिसीप्ट का जो एवेजन है वो ठीक है, ये इशू है जीएसटी में, लेकिन यहाँ पे जीएसटी का इशू नहीं पूछ रहा है, ये इशू पूछ रहा है जीएसटी के वजह से फिजिकल फेडरलिज्म पे, अकोमोडेटिव फेडरलिज्म पे। तो ई वे रिसीप्ट का इवेजन ये फेडरलिज्म एस्पेक्ट से लिंक करो वो नहीं है, ठीक है। ये सिंपल लूप होल है जीएसटी का, इट्स नॉट रिलेटेड टू फेडरलिज्म एस्पेक्ट, तो ऐसे पॉइंट्स को बचिएगा। कंक्लूजन उन्होंने ठीक लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और भी वीडियो हम डालते रहे आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग इस चैनल पे, तो आप उनको देख सकते हैं और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।